नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग? सो गाइज, जैसे कि हम लोगों ने शुरू किया हुआ है टारगेट बैच यूपीपीएससी के लिए 2021 के लिए, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग तैयार होंगे और कमर आप लोगों ने कस ली होगी कि इस एग्ज़ाम को आप लोगों को क्रैक करना है। ये जो मुहिम हम लोगों ने शुरू किया आप लोगों के लिए कि टारगेट बैच रहेगा, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे। प्री स्तर पे जीएस लेवल पे जितने भी सेगमेंट हैं उन सब की कक्षाएँ आप लोगों को सुचारू रूप से मिलती रहेंगी। और जिसमें एक सेगमेंट है ज्योग्राफी और पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण, यह आप लोग मेरे मार्गदर्शन में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों ने जाना थोड़ा बेसिक डायमेंशन कि जो भी टॉपिक आप लोग शुरू करेंगे उसमें वो कितना हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम लोग जानेंगे उत्तर अमेरिका, नॉर्थ कॉन्टिनेंट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको कल डिस्कस किया था कि पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिस्ट ऑफ लोकेशन, कि आखिरकार कौन कौन सी लोकेशन है जो हमें पता होनी चाहिए, और फिर उसके बाद चाहे वो माउंटेन हो, स्टेट चैनल पैसेजेस हों, लेक्स हों, हम उसको ऑटोमेटिकली वहाँ से कनेक्ट कर पाएंगे। और ये जो परीक्षा का स्तर है आप लोग देख ही रहेंगे इसकी रटने वाला मामला बिल्कुल नहीं है, आप लोगों को चीज़ें समझ के चलना पड़ेगा। तो आप लोग देख रहे होंगे नॉर्थ अमेरिका का मैप, आप लोग भी इसको ऐसे ही रफली आप ड्रॉ करेंगे अपने नोटबुक में, जो भी आप लोग नोटबुक बना रहे हैं। और एटलस आप लोग ज़रूर रखेंगे अपने साथ में, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि एटलस आप ज़रूर ले लीजिएगा। और जिस भी रूम में आप लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे एक इंडिया का मैप और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। तो जो स्टेप मैंने लिखी थी उसी स्टेप में हम लोग इस कॉन्टिनेंट को फिनिश करेंगे, उसी तरीके से बाकी कॉन्टिनेंट भी हम लोग समझेंगे। सो सबसे पहला पॉइंट था कि हम लोग बेसिक डायमेंशन के बारे में समझेंगे। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉन्टिनेंट के संदर्भ में कि जो उत्तर अमेरिका है वो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद अगर यहाँ पे रेखाओं की बात की जाए, कल मैंने आपको बताया था कि एक विषुवत रेखा है और ठीक उसके ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा नॉर्थ अमेरिका के कितने क्षेत्रों से जा रही है, उसके साथ में यहाँ पे आप एक रेखा देख पा रहे होंगे 49 डिग्री चैनल, ये क्या है, उसके साथ में एक रेखा है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो यहाँ से भी प्रश्न है यूपीपीएससी के अंतर्गत। तो आपको ये सारी चीज़ें समझते हुए, और लोकेशन जो हम लोग बात करेंगे हम लोग इसको क्लॉकवाइज लेके चलेंगे, कि हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया और क्लॉकवाइज चलते हुए वापस यहीं पे कि कितनी लोकेशंस हैं जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। तो मैं अब एक एक लोकेशन के नाम लिख रहा हूँ और आपका जो काम होगा ईमानदारी से आपको करना है कि वीडियो को पॉज करके उन लोकेशन को सर्च करना है। थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगेगा, लेकिन एक बार की मेहनत और बहुत लंबे समय के लिए आप लोग उसको याद रख पाएंगे, ठीक है। तो मैं लोकेशन के नाम लिख रहा हूँ, जिसमें आप एक छोटी सी हेडिंग दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट सी, महत्वपूर्ण सागर, इम्पॉर्टेंट सी बे, खाड़ियाँ जितनी भी हैं। उसके साथ में आप लिखेंगे गल्फ, पेनिनसुला। यहाँ पे एक टर्म आया पेनिनसुला, अब जरा इसका मतलब समझिए। पेनिनसुला का हिंदी में बोला जा रहा है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप बच्चों वो क्षेत्र जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। जैसे आप सुनते हैं कि भारत प्रायद्वीपीय भारत, एक छोटा सा डायमेंशन आप लोग देख लें, ये वाला लोकेशन आप देखते हैं भारत का, तो ये तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसी को प्रायद्वीप बोला जा रहा है। तो नॉर्थ अमेरिका के संदर्भ में कितने पेनिनसुला हैं वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमारे स्ट्रेट चैनल भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसके अंतर्गत पेनिनसुला हो गया, और हमें आइलैंड भी हमें जानने हैं कौन कौन से इसके अंतर्गत आइलैंड हैं, ठीक है। अब मैं एक एक करके लोकेशन के नाम लिख रहा हूं, आप उनको पहले नोट कीजिएगा और वीडियो पॉज करके आप लोग उसको जरूर सर्च कीजिएगा। हो सकता है ये 1 घंटे की ही क्लास हो आपके लिए, लेकिन जब आप लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे ईमानदारी से, तो ये कम से कम 2-2.5 घंटे की क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है, लेकिन ईमानदारी से कीजिएगा। तो पहला लोकेशन है यहाँ पे ब्यूफोर्ट सी। पहला लोकेशन जो है ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट सागर। आप लोग सर्च करेंगे और अपने जो एटलस लिया है आप लोगों ने उसको हाईलाइटर से मार्क जरूर कीजिएगा कि आखिरकार ये लोकेशन है कहाँ पे। एक बार आप देख लेंगे तो आपके दिमाग पे एक माइंड बन जाएगा कि अच्छा इस लोकेशन की बात हो रही है, तो ये तो मैंने मैप में ऊपर की तरफ देखा हुआ है, राइट में पूर्व पश्चिम में देखा हुआ है, तो वो बहुत बनना ज़रूरी है। उसके बाद लिखेंगे बैंक आइलैंड।
बैंक आइलैंड। तीसरे नंबर पे विक्टोरिया आइलैंड। चौथे नंबर पे लिखिएगा क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। पांचवें नंबर पे लिखिएगा बैफिन आइलैंड। 6 नंबर पे बैफिन बे। और लास्ट लोकेशन लिखेंगे आप लोग ग्रीनलैंड। ठीक है, अब वीडियो पॉज कीजिए और उसके बाद आप लोग सर्च कीजिए कि आखिरकार ये लोकेशन है कहाँ पे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत, और फिर वापस आइए। वीडियो जब सर्च कर लेंगे नहीं मिल रहा है तो आप समझिए कहाँ कहाँ पे हैं ये लोकेशंस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पे जो ग्रीनलैंड है इसके संदर्भ में मैं चाहता हूँ आप 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे। ये वाला हिस्सा ग्रीनलैंड का है। ग्रीनलैंड उत्तर अमेरिका का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और राजनीतिक रूप से किसका अधिकार है और प्राकृतिक रूप से किसका अधिकार है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ग्रीनलैंड के संदर्भ में पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि उत्तर अमेरिका का और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां पे ध्यान रखिएगा कि राजनीतिक रूप से किसका अधिकार है और प्राकृतिक रूप से, है ना। दूसरा पॉइंट इसमें मेंशन कीजिएगा कि प्राकृतिक रूप से किसका अधिकार है। आप देख पा रहे होंगे जो मैप यहां पे है तो उत्तर अमेरिका के नज़दीक ही, तो प्राकृतिक रूप से तो उत्तर अमेरिका यही रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारे क्षेत्रफल का हिस्सा है। तो अगर आपसे प्रश्न रहे कि प्राकृतिक रूप से ये जो ग्रीनलैंड है किसका हिस्सा है, तो भाई उत्तरी अमेरिका। ठीक, अगर राजनीतिक रूप से बात की जाए कि भाई राजनीतिक रूप से इस पे किसका अधिकार है, तब आप लोगों का आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क यूरोप का एक देश, बात करेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट के ऊपर। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि ग्रीनलैंड की बात हो रही है तो विश्व का ही नहीं उत्तर अमेरिका का भी सबसे बड़ा द्वीप हो गया। प्राकृतिक रूप से उत्तर अमेरिका का ये क्षेत्रफल माना जा रहा है और राजनीतिक रूप से डेनमार्क का। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे लोकेशन मेंशन कर रहा हूँ, आप एक एक करके देखिएगा कि ब्यूफोर्ट सी, देखिए आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ब्यूफोर्ट सी, मैं पहला नंबर डाल दे रहा हूँ ब्यूफोर्ट सी। और कल जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी कि पूरे अगर महाद्वीप की बात हो रही है तो उसी महाद्वीप के अंदर देश भी हैं और उन्हीं देश के अंदर राज्य भी हैं। उसी तरीके से हमने कल महासागरों के बारे में भी समझा। 5 महासागर हैं जिसमें उन्हीं महासागरों के अंतर्गत सागर भी हैं और उसी के अंतर्गत खाड़ियाँ भी हैं, है ना। कल के लेक्चर में हम लोगों ने जाना था। तो ज़रा यहाँ पे एक बार देखें आप लोग कि इधर अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर, और इधर है पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। और इसके उत्तर की तरफ में है आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर। अब आप ध्यान से समझिएगा कि ये जो ब्यूफोर्ट सी है ये कहाँ पे है, आर्कटिक महासागर का एक सागर है। लोकेशन ध्यान से देखे रहें कहाँ पे है, मैं इसको शॉर्ट में डिनोट कर दे रहा हूँ, ब्यूफोर्ट सी। उसके बाद आपने सर्च किया होगा तो बैंक आइलैंड आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक इसके नीचे है बैंक आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, बैफिन आइलैंड, ये आप देख पा रहे होंगे बैफिन आइलैंड 5वें नंबर पे, और बैफिन बे ये कुछ इस तरीके से इधर है मैप, ये डायग्राम है गाइज, तो आप लोग थोड़ा इसको समझिएगा। बैफिन बे जो है वो आपका इस तरफ पड़ जा रहा है, 6 नंबर और 7 नंबर पे आपका ग्रीनलैंड। 7 लोकेशन के लिए अगर आप लोगों ने ईमानदारी से सर्च किया है तो अगर मैं लोकेशन के नाम लूँगा तो क्या आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं कि ये किस किस लोकेशन पे है? अगर ये कर पा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। अभी हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा बोरिंग हो लेक्चर
इस संदर्भ में। लेकिन ट्रस्ट में गाइस, जब हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे, जो भी सेगमेंट हम लोग करेंगे बहुत ईजिली आप लोगों को ध्यान हो जाने वाले हैं, है कि नहीं। लोकेशन का ही सारा ज्योग्राफी के अंतर्गत कहीं ना कहीं आप लोग जान रहे हैं, बहुत अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है। तो ब्यूफोर्ट सी हो गया, बैंक आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ, बैफिन आइलैंड, बैफिन बे और ग्रीनलैंड, 7 लोकेशन। नेक्स्ट लोकेशन मैं और लिख रहा हूँ, उनको भी सर्च कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अभी थोड़ा माइंड की कसरत आप लोगों को करनी है, ठीक है। 7 लोकेशन हो गई। और इन 7 लोकेशन में आप जान पाए कि भाई एक ही सागर अभी हम लोगों ने देखा है। महासागर तो हो गया आप लोगों का, आर्कटिक ओशन हम लोगों ने एक ही सागर देखा है, ब्यूफोर्ट सी, ठीक। नेक्स्ट लोकेशन का नाम नोट कीजिएगा, जेम्स बे, जेम्स बे, हडसन बे। हडसन की खाड़ी कहाँ पे है, जेम्स बे कहाँ पे है। उसके बाद लिखेंगे उनगुआ पेनिनसुला, उनगुआ पेनिनसुला। उसके बाद उनगुआ बे। पेनिनसुला का मतलब आप लोग जान गए कि वह क्षेत्र जो तीनों तरफ जल से घिरा हुआ है और उसी की यहाँ पे खाड़ी भी देखने को मिल रही है नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत। सर्च कीजिएगा, पहले मैं लोकेशन का नाम लिख दूं। उसके बाद लिखेंगे लैब्राडोर सी, लैब्राडोर सी, न्यू फाउंडलैंड और लास्ट में लिखिएगा गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। फिर से आपके पास 7 लोकेशन। फिर सर्च कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज करके सर्च कीजिएगा ईमानदारी से कि जेम्स बे कहाँ पे है। हडसन बे हो गया, हडसन की खाड़ी, उनगुआ पेनिनसुला, उनगुआ बे, लैब्राडोर सी, न्यू फाउंडलैंड, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ठीक है। अब आप लोग वापस आ जाइए, मैं आप लोगों को इसकी लोकेशन बता दे रहा हूँ। देखिए जेम्स बे है, आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे, मैं इसको अलग कलर से मेंशन कर देता हूँ। जेम्स बे आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे, पहला नंबर मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। हडसन बे, हडसन की खाड़ी यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, दूसरा नंबर। उनगुआ पेनिनसुला ये आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ उठा हुआ, ये सब तीनों तरफ से जल से घिरा है, तीसरा नंबर उनगुआ पेनिनसुला। उनगुआ बे आप लोग यहीं पे देखेंगे, उनगुआ बे भी 4th नंबर। लैब्राडोर सी, देखिए अभी एक सागर और आ गया। अभी आप लोगों ने एक सागर देखा ब्यूफोर्ट सी, जो कि आर्कटिक महासागर के अंतर्गत है। अगला कौन सा है, लैब्राडोर सी, आप देख पाएंगे लैब्राडोर सी। ये कौन सा नंबर है गाइस, ये है आपका 5th नंबर, ठीक है। तो हमने 2 सागर देखे। उसके बाद आप लोग देख पाएंगे न्यू फाउंडलैंड, ये वाला जो लोकेशन है ये न्यू फाउंडलैंड है, आप अपने मैप में देख पा रहे होंगे। और गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस भी ठीक इसी के पास ही है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ठीक है। तो क्लॉकवाइज में यहाँ तक की लोकेशन हुई। ये आप लोगों का ज्योग्राफी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये गाइस। जब आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें अमेरिका, यूरोप के देश, मध्य एशिया के देश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो लोकेशन अगर आप लोग जान रहे हैं तो बहुत ईजिली आप लोग उसको समझ पाइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ पे हो जाएगा, जब आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे होंगे और अगर आप लोग वहाँ डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, बहुत बढ़िया है कि नहीं है। तो अब जरा यहाँ पे समझिए, आप लोगों ने देख लिया ये 7 लोकेशन, फिर यहाँ से यहाँ तक। फिर नेक्स्ट लोकेशन में मेंशन कर रहा हूँ, उसको समझिएगा। अगली लोकेशन है नोवा स्कोटिया, नोवा स्कोटिया। बे ऑफ फंडी, फंडी की खाड़ी। न जाने कितनी बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि सबसे ऊंचे ज्वार किस खाड़ी में आते हैं, तो फंडी की खाड़ी में। लेकिन मैं अधिकांश छात्रों से पूछता हूँ कि कहाँ है फंडी की खाड़ी, तो वो नहीं जानते हैं। तो लेकिन अब आपको पता होना चाहिए, आप मैप में देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा,
है ना, वो क्यों नहीं दिखेगा? देखिए ये जो मैप हमने बनाया है, आपके मैप में भी कुछ इस तरीके से ही होगा, कुछ इस तरीके से हल्का सा ब्लर सा किया हुआ है। सो बे ऑफ फंडी आपका यही लोकेशन पे पड़ेगा, अभी हम समझेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट लोकेशन लिखिए केप कोड, केप कोड, उसके बाद लॉन्ग आइलैंड, केप कोड के बाद लॉन्ग आइलैंड। देखिए केप का मतलब होता है अंतरीप, केप का मतलब होता है अंतरीप यानी किनारा। आप लोग सुनते होंगे कि कन्याकुमारी का पुराना नाम क्या है? केप कमोरिन, है ना। उसी तरीके से अब यहाँ पे लॉन्ग आइलैंड है, लॉन्ग आइलैंड भी हो सकता है आपको मैप में ना दिखे, तो न्यूयॉर्क सिटी इसी आइलैंड के पास है, इसी आइलैंड के पास न्यूयॉर्क सिटी है, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे आप लोग न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। नेक्स्ट लोकेशन लिखिएगा आप लोग चेसापिका बे, चेसापिका बे। ये भी आपको नहीं दिखेगा मैप में, लेकिन एग्जाम में दिखता है, तो हमें इसको देख के चलना पड़ेगा। इसी के पास अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी ये अमेरिका की राजधानी है, यूएसए की राजधानी है। डीसी बोले तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। नेक्स्ट लोकेशन लिखिए कैप हैट्रस, केप हैट्रस, उसके बाद लिखेंगे बाहामास आइलैंड, बाहामास आइलैंड, ठीक है। अब इसमें आपको फिर वीडियो पॉज करके लोकेशन सर्च करनी है कि आखिरकार ये लोकेशन है कहाँ पे। जब आप लोग इसको कर लीजिएगा तो वापस वीडियो को ऑन करके आप समझेंगे कि आखिरकार ये लोकेशन है कहाँ पे। तो नोवा स्कोटिया आप देख पा रहे होंगे, इसको नेक्स्ट कलर से ले लेते हैं। नोवा स्कोटिया आपको कहीं यहीं पे दिखेगा, पहला नंबर यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ मैं। बे ऑफ फंडी यहाँ पे हो गया, बे ऑफ फंडी, फंडी की खाड़ी। केप कोड भी यहीं पे है। लॉन्ग आइलैंड जहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी है, हालांकि डायग्राम उतना एप्रोप्रिएट बना नहीं है, बट आप समझ रहे होंगे, मैं जान रहा हूँ। न्यूयॉर्क सिटी कहीं पे यहीं पे है कहीं, और आपका लॉन्ग आइलैंड यहाँ पे 4th नंबर में मेंशन कर दे रहा हूँ। 5वां नंबर है चेसापिका बे जहाँ पे वॉशिंगटन डीसी है, 5वां नंबर ये हो गया। केप हैट्रस भी यहीं पे देख पाइएगा आप लोग, 6th नंबर। और 7वें पे है बाहामास आइलैंड। इस वाली रेखा से, ये जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री की कर्क रेखा है, इसके ऊपर आप लोग देख पाइएगा 7th नंबर बाहामास आइलैंड। हम ये लोकेशन क्यों जान रहे हैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस के साथ समझिएगा पहले, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन लिखिए फ्लोरिडा पेनिनसुला। मैं इरेज कर रहा हूं इसको, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, और साथ साथ नोट कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया। इरेज करें। नेक्स्ट लोकेशन लिखेंगे आप लोग फ्लोरिडा पेनिनसुला। फ्लोरिडा पेनिनसुला। उसके बाद आप नोट कीजिएगा गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। युकाटान पेनिनसुला, युकाटान पेनिनसुला। युकाटान पेनिनसुला के बाद आप लोग मेंशन करेंगे क्यूबा। क्यूबा देखिए ये आपका अमेरिका, आप मैप देख पा रहे हैं, इधर मध्य अमेरिका के देश हैं जो देखिए पूरे अमेरिका के अंतर्गत कहीं ना कहीं पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो 41 कंट्रीज़ यहाँ पे देखने को मिलती हैं, लेकिन हमें 3 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। आप देख पा रहे होंगे ये हो गया कनाडा, ये यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये है आपका मैक्सिको। मैक्सिको, इन्हीं 3 के बारे में हमें ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलता है और हमें यही तीनों पढ़ने भी हैं। बाकी कुछ मध्य अमेरिका की हैं तो उनको भी उसके अनुसार देखा जाएगा। तो आप नेक्स्ट लिखिएगा युकाटान पेनिनसुला के बाद क्यूबा। क्यूबा, क्यूबा
देखिए इस जो आपका ये जो कर्क रेखा जा रही है, क्यूबा नॉर्थ अमेरिका का एक ऐसा देश है जिसकी राजधानी बिल्कुल इसके नज़दीक है ना। अभी जानेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट लिखिएगा हिस्पैनियोला। हिस्पैनियोला आइलैंड। यहाँ पे हम लोग दो सेगमेंट देख रहे होंगे, एक तो रहेगा हैती और एक रहेगा डोमिनियन रिपब्लिक। नेक्स्ट लोकेशन लिखिएगा प्यूर्टो रिका आप मैप में देख पाइएगा। और नेक्स्ट लोकेशन लिखेंगे प्यूर्टो रिका के बाद जमाइका। जिसकी राजधानी किंगस्टन। आप लोग देखते होंगे जो रनर है हुसैन बोल्ट, इसी देश का है, हुसैन बोल्ट है ना, जमाइका। तो अब आप फिर वीडियो को पॉज करेंगे, इसको सर्च करेंगे कि आखिरकार ये लोकेशन है कहाँ पे। वापस आइए, मैं इसको बता रहा हूँ कहाँ है ये लोकेशन। फ्लोरिडा पेनिनसुला आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे, ये रहा फ्लोरिडा पेनिनसुला मतलब तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो ये क्षेत्र हो गया। उसके बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको की खाड़ी, ये पहला नंबर लिखा है भाई। दूसरा नंबर गल्फ ऑफ मैक्सिको की खाड़ी ध्यान से देखेंगे कहाँ पे। युकाटान पेनिनसुला आप देख पा रहे होंगे, ये उठा हुआ है, ये तीसरा नंबर ये रहा युकाटान पेनिनसुला। क्यूबा आप कुछ यहाँ पे देखेंगे, फोर्थ नंबर। इसी की राजधानी है हवाना जो इसके नज़दीक जाएगी। हिस्पैनियोला आइलैंड थोड़ा आप इसके आगे देखेंगे, पांचवा नंबर, कुछ इस तरीके से देख पाएंगे आप लोग। हिस्पैन आइलैंड में हैती है और डोमिनियन रिपब्लिक है, ठीक थोड़ा सा उसी के आगे आप लोग देख पाएंगे सिक्स नंबर जो कि है प्यूर्टो रिको। और सेवंथ में जमाइका, आप लोग थोड़ा इधर आ जाएंगे। ठीक है जी, तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम लोग, यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब उसके बाद एक लोकेशन का नाम नोट करेंगे जो आपको मैप में नहीं मिलेगा। जो आप पॉलिटिकल और फिजिकल मैप देख रहे हैं, ठीक उसके 2 पेज बाद, 2 पेज जैसे आप टर्न करेंगे आपको लोकेशन दिखेगी साउथ अमेरिका के वेनेजुएला के ठीक ऊपर, नॉर्थ अमेरिका का ही क्षेत्र है वो। तो वो है कौन सा, अब नेक्स्ट लोकेशन मैं लिखने जा रहा हूँ, इसको इरेज कर रहे हैं। अभी लोकेशन के बारे में जान ले रहे हैं कि कौन कौन सी लोकेशन आखिरकार है कहाँ पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, आइए। और आप जो डायग्राम बनाएंगे इनके नंबर ही डालिएगा, इनको नाम नहीं लिखिएगा। नंबर डालेंगे तो 2-3 दिन बाद आप देखेंगे कि भाई ये कौन सी लोकेशन थी। भाई नाम लिखे रहेंगे तो तुरंत देख के बता देंगे, लेकिन माइंड पर जब हल्का सा प्रेशर पड़ेगा तो आपको याद रहेगा, तो नंबरिंग ही आपको डालनी है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा ट्रिनिडाड, TRINIDAD, ट्रिनिडैड। मैंने आपको बताया साउथ अमेरिका के वेनेजुएला के ठीक ऊपर आप लोग देख पाएंगे, कुछ इस तरफ। मिला मैप में, मिल जाएगा, ढूंढ लीजिएगा। उसके बाद देखिए कैरेबियन सी, देखिए ब्यूफोर्ट सी, लेब्राडोर सी किसका है, अटलांटिक ओशन का। अटलांटिक ओशन का ही एक और सागर कैरेबियन सी मिल गया आपको। कैरेबियन सी अभी यहाँ पे अभी इसको अपडेट करेंगे। नेक्स्ट लोकेशन का नाम लिखिएगा कैरेबियन सी के बाद गल्फ ऑफ डैरेन। गल्फ ऑफ डैरेन से जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद गल्फ ऑफ पनामा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया पेनिनसुला,
गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया पेनिनसुला। जैसे ही उसके आगे बढ़िएगा, वैंकूवर आइलैंड, वैंकूवर आइलैंड। फिर से वीडियो पॉज कीजिएगा और सर्च कीजिएगा, मैं इसके नंबर यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, वापस आइए। ट्रिनिडाड टोबैगो यहाँ पे है। उसके बाद कैरेबियन सी, आप लोग इधर देख पा रहे होंगे, ये कैरेबियन सी है, दूसरा नंबर मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, है ना, कैरेबियन सी। इसको अलग से हाईलाइट कर देना ताकि आपको याद रहे। उसके बाद गल्फ ऑफ डैरेन, देखिए साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जहाँ पे मिल रहे हैं, पनामा सिटी है वहाँ पे, देख पा रहे होंगे आप लोग, यहीं पे है गल्फ ऑफ डैरेन। तो ये आपका थर्ड नंबर यहाँ पे हो जा रहा है। गल्फ ऑफ पनामा, ठीक नीचे की तरफ देखिएगा आप लोग, गल्फ ऑफ पनामा यहाँ दिखेगा। फिर उसके बाद गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये रहा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, फिफ्थ नंबर। कैलिफोर्निया पेनिनसुला, ये रहा कैलिफोर्निया पेनिनसुला, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 तीनों तरफ से जैसे घिरा हुआ है, सिक्स नंबर ये हो गया। वैंकूवर आइलैंड, अब वैंकूवर आइलैंड कहाँ पे है, अब आप लोग ऊपर की तरफ पहुँच गए हैं, कनाडा की तरफ। तो कुछ यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे वैंकूवर आइलैंड। क्लियर हो रहा है ना। काफ़ी बच्चे कहते हैं ऑफलाइन में कि थोड़ा बहुत हैट्रिक हो रहा है, लेकिन एक बार आप समझ लीजिएगा तो बाकी के सेगमेंट बहुत आसान हो जाने वाले हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट लोकेशन की तरफ जानते हैं। नेक्स्ट लोकेशन लिखिए क्वीन चार्लेटे, क्वीन चार्लेटे आइलैंड। जो क्वीन चार्लेटे आइलैंड है ये वैंकूवर के ठीक ऊपर है, आप मैप में देखिएगा। उसके बाद देखेंगे अलेक्जेंडर आर्किपेलागो, अलेक्जेंडर आर्किपेलागो। जो अलेक्जेंडर आर्किपेलागो है ये बेसिकली ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड। ग्रुप ऑफ आइलैंड मतलब कई सारे ग्रुप में हैं आइलैंड, उनका ही समूह है अलेक्जेंडर आर्किपेलागो। उसके बाद गल्फ ऑफ अलास्का, नेक्स्ट लोकेशन है थर्ड नंबर, गल्फ ऑफ अलास्का। गल्फ ऑफ अलास्का, देखिए जो इस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आप लोग ये वाला हिस्सा देख पा रहे हैं, ये है अलास्का, है ना, अलास्का। आप देख पा रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि यार ये तो है तो कनाडा का हिस्सा, लेकिन गाइज अलास्का जो क्षेत्र है वो उत्तरी अमेरिका का है। उत्तरी अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र है ये। कौन? अलास्का। अब आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को अलास्का किसने उपहार में दिया। थोड़ा सर्च कीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गल्फ ऑफ अलास्का के बाद कोडियक आइलैंड, कोडियक आइलैंड। कोडियक आइलैंड से जैसे ही आप लोग मूव करते हैं आपको दिखेगा अल्टियन आइलैंड, अल्टियन आइलैंड, और लास्ट में आप लोग देख पाएंगे बेरिंग सी। देखिए कितने सागर देखे आप लोगों ने, ब्योफोर्ट सी, लेब्राडोर सी, कैरेबियन सी, और लास्ट में आप लोग देख रहे हैं बेरिंग सागर। तो यानी ये लोकेशन आप लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। मैं इनके यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ डिटेल, आप लोग देख लीजिएगा। क्वीन चार्लेटे जो आइलैंड है इसके ठीक ऊपर है पहला नंबर। अलेक्जेंडर आर्किपेलागो इसी के ऊपर, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, कई सारे आइलैंड आप लोग इस तरीके से देखेंगे। गल्फ ऑफ अलास्का कुछ इसी तरफ है तीसरा। कोडियक आइलैंड आगे बढ़िएगा यहाँ पे, अल्टियन आइलैंड भी इसी तरफ है फिफ्थ, और सिक्स्थ में आपका यहाँ पे ये रहा बेरिंग सी। इसको भी मैं कलर से कर दे रहा हूँ। अब अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि भाई कैरेबियन सी किस महासागर में है, कौन से महासागर का हिस्सा है कैरेबियन सी, तो आप लोग क्या बोलेंगे? अटलांटिक ओशन। लेब्राडोर सी
अटलांटिक ओशन, ब्यूफोर्ट सी आर्कटिक ओशन, बेरिंग सी पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही आगे कोई भी प्रश्न एग्जामिनर बनाएगा तो आप लोग उसको अच्छे से डील कर पाएंगे। ये तो हो गई गाइज आपके लिस्ट ऑफ लोकेशन की बात। दूसरे पॉइंट पे मैंने आपको बताया था कि हम लोग थोड़े बेसिक डायमेंशन को भी समझेंगे, ताकि जब हम लोग सेगमेंट वाइज आगे बढ़ें कि स्ट्रेट चैनल पैसेजेस कौन कौन से हैं, तो वहाँ पे इन लोकेशन का भी हम लोग हेल्प ले सकें। ठीक है, अब एक छोटी सी हेडिंग दीजिएगा, बेसिक डायमेंशन, और जैसे जैसे मैं बताऊंगा उसको अक्षरता नोट करते चलिएगा, तो आपका एक नोटबुक भी तैयार होता रहेगा। एक लेक्चर में लूंगा आप लोगों के लिए अलग से, जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे कि ज्योग्राफी का जो सेक्शन है जो हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, कि कौन कौन से वो सेगमेंट है जहां सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, और हमने यही प्रयास किया कि मैक्सिमम चीज़ें हम लोग कवर कर पाएँ इस कम समय में। तो इसीलिए हम लोग कॉन्टिनेंट को शुरू कर रहे हैं, बट बीच में आपको एक क्लास में ज़रूर दूंगा जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे, जिसमें क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओशनोग्राफी, कि वहाँ से कौन कौन से सेगमेंट हैं जहाँ से प्रश्न बार बार परीक्षा में आते हैं, उनको भी हम लोग अच्छे से जान लेंगे, ताकि जब आप लोग इसको तैयार कर रहे हों तो कोई भी समस्या ना हो। सबसे पहला पॉइंट बना के आप लिखेंगे बेसिक डायमेंशन में कि उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से, उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे है, कल आपने पढ़ा था। तो पहले दूसरे नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे हो गया एशिया, दूसरे नंबर पे हो गया अफ्रीका। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो तीसरे नंबर का महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, उत्तरी अमेरिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां कोई भी देश स्थल रुद्ध नहीं है, जहां कोई भी देश स्थल रुद्ध नहीं है। अब ये स्थल रुद्ध क्या होता है जरा ये समझिए। स्थल रुद्ध को गाइस इंग्लिश में बोलते हैं लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड मतलब जैसे आप लोग देख पाते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा भारत का जो मध्य प्रदेश है एमपी, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है ना, कोई भी समुद्री किनारा नहीं है, उसी को बोला जाता है लैंड लॉक्ड, स्थल रुद्ध। यहाँ पे कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है। आप लोग देख पा रहे होंगे कनाडा, यूएसए, मैक्सिको और कुछ मध्य अमेरिका के देश जिनका सबका किनारा है। ठीक है, तो आपने लिखा कि कोई भी देश स्थल रुद्ध नहीं है नॉर्थ अमेरिका में, पहला पॉइंट। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई एग्जामिनर हमारा मित्र तो नहीं है, वो तो आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अमेरिका का स्थल रुद्ध है, तो कोई है ही नहीं, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखिएगा, अब हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी आप लोग इसको तैयार कर रहे हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1492 में 1492 में जब यूरोप के क्षेत्र में इटली का व्यापार फैला हुआ है और वहाँ से जब लोग परेशान हो रहे हैं, तो अलग अलग देश पूर्व की तरफ देशों को खोज रहे हैं व्यापार करने के लिए, जिसमें से एक व्यक्ति रहे 1492 में वो निकले, क्रिस्टोफर कोलंबस। हालांकि जब वो समुद्र में पहुँचे तो कहीं ना कहीं रास्ता भटके और फाइनली वो जाके उत्तरी अमेरिका पहुँचे, तो उन्होंने उत्तरी अमेरिका की खोज की 1492 में। अब यहाँ पे गाइस खोज की का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका कहीं खो गया था, ऐसे थोड़ा ना है। समुद्री मार्ग की खोज कर ली कि भाई इस रास्ते से हम लोग होते हुए उत्तरी अमेरिका पहुँचेंगे। क्लियर? तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि उत्तर अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 में की। कोलंबस ने 1492 में की। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, अब जो आप यहां पे देख पा रहे हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 49 डिग्री चैनल, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर, कुछ पॉइंट यहां से भी एग्जाम में देखने को आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो सबसे पहले आप यहां पे 23.5 डिग्री कर्क रेखा के बारे में जान लीजिए।
23.5 डिग्री कर्क रेखा। अब नॉर्थ अमेरिका के कौन कौन से क्षेत्र हैं जो इसके नज़दीक से होते हुए जा रहे हैं या ये रेखा वहाँ से होते हुए जा रही है? तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कर्क रेखा सबसे पहले तो कैलिफोर्निया से कनेक्ट हो रही है। अभी हमने पढ़ा था कैलिफोर्निया है ये, है ना। देखिए कैलिफोर्निया बेसिकली इतने एरिया में फैला हुआ है, तो ये उत्तरी कैलिफोर्निया, ये दक्षिणी कैलिफोर्निया। तो पहला कहाँ से होते हुए जा रही है कर्क रेखा? दक्षिणी कैलिफोर्निया, दक्षिणी कैलिफोर्निया। दूसरे नंबर पे आप लोग देख पाएंगे मैक्सिको, भाई मैक्सिको से भी होते हुए जा रही है दूसरे नंबर पे। मैक्सिको तीसरे नंबर पे देखिएगा। मैक्सिको के बाद यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था दूसरे नंबर पे, याद कीजिए क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। तो तीसरा नंबर लिखिएगा मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी। और फोर्थ नंबर पे आप मेंशन कर सकते हैं क्यूबा देश की राजधानी। मैंने आपको बताया था फोर्थ नंबर, ध्यान दीजिए क्यूबा यहीं पे है। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिएगा क्यूबा देश की राजधानी हवाना। क्या है क्यूबा की राजधानी? क्यूबा की राजधानी हवाना, ठीक है जी, हवाना इसके नज़दीक से गुजरती है। क्यूबा की राजधानी हवाना के नज़दीक से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है। अगर आपके सामने प्रश्न रहा कि निम्नलिखित में से मिलान कीजिए या बताइए कौन सा है कौन सा नहीं है, कि उत्तरी अमेरिका का कौन सा हिस्सा कर्क रेखा से होते हुए जा रहा है। जैसे आप लोग भारत के संदर्भ में देखते हैं कि भारत के कितने राज्य हैं जो कर्क रेखा जहाँ से होते हुए जा रही है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि भारत के कितने राज्य जहाँ से कर्क रेखा होते हुए जा रही है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। चलिए मैं रेस कर रहा हूं। तो ये तो हो गया आपका कर्क रेखा। ठीक है, उसके बाद आपके सामने जो दूसरी रेखा है वो है 49 डिग्री चैनल। दूसरे नंबर पे लिखेंगे 49 डिग्री रेखा, लिखें आप, चैनल नहीं, चैनल भी कह सकते हैं बट रेखा लिखें। 49 डिग्री रेखा। देखिए इसमें आपको जो पता होना चाहिए, आप खुद देख पा रहे होंगे कि 49 डिग्री जो रेखा है ये नॉर्थ अमेरिका में, देखिए कनाडा इसके ऊपर है और यूएसए इसके नीचे है, तो कहीं ना कहीं कनाडा और यूएसए के मध्य सीमा का निर्धारण कर रही है। और इसके बारे में क्यों पूछा जाता है एग्जाम में? देखिए कहीं ना कहीं जहाँ पड़ोसी होते हैं लड़ाई जरूर होती है ना, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि भाई अमेरिका और कनाडा के मध्य कोई विरोध या विवाद हो रहा है, कभी नहीं सुने होंगे, है ना। तो इसमें पहला पॉइंट बना के लिखेंगे कि 49 डिग्री रेखा कनाडा और यूएस के मध्य है, कनाडा और यूएसए के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, सीमा का निर्धारण करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि विश्व की सबसे शांतिपूर्ण सीमा रेखा। भाई कोई विवाद ही नहीं होता उनके बीच, है ना। तो विश्व की सबसे शांतिपूर्ण सीमा रेखा, विश्व की सबसे शांतिपूर्ण सीमा रेखा 49 डिग्री के संदर्भ में ये पॉइंट। और लास्ट में आप लोग देख पा रहे होंगे जो 100 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा तो पहले नोट कर लीजिए इसको।
देखिए छोटा सा पॉइंट, जान रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं जान रहे हैं तो एक बार समझ लीजिए कि ये 0 डिग्री हमने पढ़ा था कल, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, कर्क रेखा, यानी अब आप लोग जान गए कि कहीं ना कहीं इसी लोकेशन पे है आपका ये नॉर्थ अमेरिका। और हमने जाना था कि यार ये जो है ये देशांतर रेखाएं हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं। और जो ये वाली जो 0 डिग्री आप देख पा रहे हैं, इसके इस तरफ का सारा हिस्सा ये पूर्वी देशांतर कहलाता है, पूर्वी देशांतर। हालांकि हम ये आपके इंडिविजुअल टॉपिक हैं, लेकिन अभी यहाँ इसका यूज़ हो रहा है तो थोड़ा सा समझ लीजिए इसके बारे में कि आखिरकार होती क्या है। सो 0 डिग्री देशांतर के इस तरफ वाला हिस्सा पूर्वी देशांतर और इसके वेस्ट में तो ये पूरा का पूरा हिस्सा पश्चिमी देशांतर। ठीक है, अब ये जो 100 डिग्री रेखा है तो ये कौन सी रेखा है? ये पश्चिमी देशांतर है भाई, पश्चिमी देशांतर। याद रह जाएगा कि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जो है वो क्या करती है? उत्तरी अमेरिका को 2 भागों में विभाजित कर रही है। आप देखिएगा कि उत्तरी अमेरिका को 2 भागों में ये विभाजित कर रही है। एक यही लाइन आप लोग यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, इसमें लिख लीजिएगा कि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर उत्तरी अमेरिका को लगभग 2 भागों में विभाजित करता है, लगभग 2 भागों में विभाजित करता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका बेसिक डायमेंशन। अब हम लोग बात करते हैं कि लिस्ट ऑफ स्टेट चैनल पैसेज के ऊपर, कि अब ये क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ हैं और कौन कौन से हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं जो इस पे बात करूँगा उनमें से अधिकांश परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं, कुछ हैं जो नहीं पूछे गए, हो सकता है पूछ लिए जाएं, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। अब हेडिंग दीजिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट चैनल पैसेज। इसमें लिखेंगे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट स्ट्रेट कह लो, चैनल कह लो आप, या तो पैसेज कह लो, एक ही बात है। हिंदी में बोला जाता है जल संधि और जल डमरू मध्य, दोनों में से कुछ भी एक कहा जा सकता है। जो बच्चे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि आखिरकार ये होता क्या है, बट फिर भी एक छोटा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि इसका मतलब क्या है, ताकि वही चीज़ एग्ज़ाम में पूछेगा और वही हमें आंसर भी करना है, क्योंकि इसके 2 मतलब निकलते हैं। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आप गलत मतलब पे ही जाइएगा, जो गलत आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जल संधि जल डमरू का मध्य क्या है कि अगर कोई 2 लैंड फॉर्म है, मान लीजिए ये भूमि ए है और ये भूमि बी है, ये कोई 2 लैंड फॉर्म है और ये समुद्र से घिरी हुई है, ये चारों तरफ समुद्र है। ठीक है जी। तो जल संधि या जल डमरू मध्य का मतलब होता क्या है कि जो 2 लैंड फॉर्म को अलग कर रही है, यानी पहला पॉइंट लिखेंगे कि जहां पे 2 भूमियां अलग हो रही हों, 2 भूमियां अलग हो रही हों। भाई 2 लैंड फॉर्म अलग हो रही हैं, अलग कौन हो रहा है? भूमि अलग हो रही है, और जलधाराओं को जोड़ रही हो, जलधाराओं को जोड़ रही हो। जलधाराओं का जोड़ना आप कह सकते हैं, देखिए इधर से हम इधर जा सकते हैं, इधर से हम इधर आ सकते हैं, यानी जलधाराओं को जोड़ रही है और 2 लैंड फॉर्म को अलग कर रही है। यह है इसका मतलब। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि डेविस जल संधि किस किस को अलग कर रही है,
तो अलग किसको करती है? लैंडफॉर्म को। और जोड़ती किसको है? जलधाराओं को। कौन सी जलधाराओं को जोड़ती है? तो अब आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। और इम्पॉर्टेंट स्टेट और चैनल पैसेज के अंतर्गत पहली जो जल संधि के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं वो है डेविस जल संधि। अब देखिए, जो लोकेशन अभी आप लोगों ने समझी, अब इसका कितना रोल यहाँ पे आता है। तो पहली जल संधि है आप लोगों के पास डेविस स्ट्रेट। डेविस जल संधि। अब देखिए, मैं आप लोगों को नाम बोल रहा हूं कि डेविस जल संधि बैफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करती है। समझ में आ रहा है? बैफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करती है। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, बैफिन आइलैंड तो हमने ऊपर देखा था, ये रहा बैफिन आइलैंड। ग्रीन आइलैंड से अलग करती है, ये रहा ग्रीन आइलैंड। और यहाँ पे कहीं ना कहीं डेविस जल संधि है। इसको अलग कलर से कर देते हैं। यहाँ पे डेविस जल संधि, डेविस स्ट्रेट। ठीक है भाई, इन दोनों को तो अलग कर रही है, लैंडफॉर्म को अलग करेगी। आपका बैफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड से अलग कर रही है और जलधाराओं को जोड़ रही होगी। तो कौन सी जलधारा? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपने पढ़ा था बैफिन की खाड़ी। बैफिन की खाड़ी को लैब्राडोर सी से जोड़ रही है। देख पा रहे हैं? ऐसे ही आपको पढ़ के रिवाइज करना है। रटने वाला टाइम गया गाइस, आप भूल जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, लिख लीजिए कि डेविस जल संधि बैफिन आइलैंड को, डेविस जल संधि बैफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करती है। ग्रीनलैंड से अलग करती है, अलग कर रही, लैंडफॉर्म को अलग कर रही है। और किसको जोड़ती है? बैफिन की खाड़ी को। बैफिन की खाड़ी को किससे जोड़ रही है? लैब्राडोर सी से। अगर आप लोग इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझ रहे हैं तो बहुत सारे प्रश्नों के आंसर आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा है, आपका समय भी बचेगा। उसके बाद अगला लिखिए हडसन स्ट्रेट, हडसन जल संधि। अब ये किन किन को अलग कर रही है और किन को जोड़ रही है वो देखिएगा। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है, गोले से मार्क कर दे रहे हैं जो जल संधि हम लोग देख रहे हैं, ताकि आपको ध्यान रहे। हमने पहला देखा डेविस जल संधि, फिर लिखिएगा हडसन स्ट्रेट। अभी आप लोगों ने पढ़ा था हडसन की खाड़ी, पढ़ा था यहाँ पे हडसन की खाड़ी, उसी के आसपास ही लोकेशन होनी चाहिए, इतना तो दिमाग में ही रहा होगा। फिर लिखिएगा कि हडसन जल संधि उनगोवा प्रायद्वीप, ये उनगोवा प्रायद्वीप पढ़ा था आपने भी तीसरे नंबर पे, उनगोवा प्रायद्वीप। लिखेंगे हडसन जल संधि उनगोवा प्रायद्वीप को बैफिन आइलैंड से अलग करती है। तो कहाँ पे है ये यहाँ पे है। लिख लीजिएगा कि हडसन जल संधि उनगोवा प्रायद्वीप को, आप ये भी कह सकते हैं कि कनाडा के उनगोवा प्रायद्वीप को बैफिन आइलैंड से अलग करती है। फिर लिखिएगा इसमें, अब किसको जोड़ेगी? हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सी से जोड़ती है। भाई जलीय स्तर तो यही है, जल को जोड़ेगी। लिख लीजिएगा हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सी से जोड़ती है। बहुत बच्चों के प्रश्न आते हैं, सर मैं भूल जाता हूं कि जोड़ किसको रही है, हटा किसको रही है। आप ऐसे ध्यान रखिए कि भाई आप समुद्री जहाज लेके जा रहे हैं, तो जब पानी का रास्ता खुला होगा तो ही तो जल से होते हुए आप लोग जा पाएंगे। तो भाई जोड़ रही है किसको? जल को, समुद्री जल को जोड़ रही है। याद रख पाएंगे? फिर लिखिए स्टेट ऑफ बैली आइलैंड, तीसरा जो आपको ध्यान रखना है स्टेट ऑफ बैली आइलैंड। पहले इसके बारे में मैं लिख दे रहा हूं। हडसन स्टेट जो है उनगोवा प्रायद्वीप, उनगोवा प्रायद्वीप को बैफिन आइलैंड से अलग कर रही है और हडसन की खाड़ी को, हडसन की खाड़ी को किससे जोड़ रही है? लैब्राडोर सी से, लैब्राडोर सी से जोड़ रही है। समझ पा रहे हैं अब इन लोकेशन का कितना इंपॉर्टेंस है?
ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न आ रहे हैं एमसीक्यू तो है ही हैं और साथ में एमक्यूक्यू भी हैं गाइस, मल्टीपल क्वेरी क्वेश्चन, कि भाई उत्तर अमेरिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। अब क्या विचार एग्जामिनर करवा रहा है, अगर आप लोग सब चीज़ें जान रहे हैं तो कोई भी विचार दे दे भाई, आप लोग बना ले जाएंगे, है कि नहीं है। प्रश्न तो ये तो है ही है, एमसीक्यू तो है ही है कि भाई डेविस जल संधि किन दो लैंडफॉर्म को अलग कर रही है, किन जलधाराओं को जोड़ रही है, और एक विचार करने वाला। नेक्स्ट लिखिएगा स्टेट ऑफ बैली आइलैंड, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, नेक्स्ट नंबर डाल के लिखेंगे आप लोग। स्टेट ऑफ बैली आइलैंड, मैप में देखिए कहाँ लिखा हुआ है स्टेट ऑफ बैली आइलैंड। स्टेट ऑफ बैली आइलैंड कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ देख पाएंगे, इसमें लिखिएगा एक पॉइंट कि यह जल संधि न्यू फाउंडलैंड को कनाडा से अलग कर रही है। देखिए यहाँ कहीं आप लोग देख पाएंगे इसको, न्यू फाउंडलैंड ये कनाडा हिस्सा है ऊपर, है ना, तो आप लिखिएगा न्यू फाउंडलैंड को कनाडा से अलग कर रही है, न्यू फाउंडलैंड को कनाडा से अलग कर रही है। अब उसके बाद जलधाराओं की बात आएगी कि भाई कौन सी जलधाराओं को ये जोड़ रही है फाइनली, तो आप देखिएगा यहाँ पे कि ये लेब्राडोर सी को सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ रही है, लेब्राडोर सी को सेंट लॉरेंस की खाड़ी, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो लिखेंगे लेब्राडोर सी को सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ रही है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ रही है। उम्मीद कर रहा हूँ सब समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, और कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट लोकेशन लिखिए इसमें फ्लोरिडा स्ट्रेट, फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा स्ट्रेट। अब आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि फ्लोरिडा हमने कहाँ देखा था, फ्लोरिडा पेनिनसुला, तो जाहिर सी बात है ये यहीं कहीं होगा, है ना, फ्लोरिडा स्टेट। तो लिखिएगा इसके बारे में कि फ्लोरिडा जल संधि फ्लोरिडा प्रायद्वीप को मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी हमने यहाँ पढ़ी थी, इसमें लिखेंगे मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। आप लिखिएगा फ्लोरिडा स्ट्रेट मैक्सिको की खाड़ी को उत्तरी अटलांटिक महासागर, भाई जलधाराओं को जोड़ रही है, उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ रही है, और फ्लोरिडा के प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग कर रही है। क्यूबा आइलैंड हमने यहाँ पढ़ा था, इन दोनों को ये अलग कर रही है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि क्यूबा को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, और किनको जोड़ रही है जलधाराओं को, मैक्सिको की खाड़ी को उत्तरी अटलांटिक ओशन से, है ना, मैक्सिको की खाड़ी को उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अब कैसा भी प्रश्न आपके सामने आए तो लोकेशन आप विजुलाइज करके उसको आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा इसके अंतर्गत युकाटान चैनल, युकाटान चैनल। अभी आप लोगों ने पढ़ा था युकाटान प्रायद्वीप, ये देखिए ये मैप में देख पा रहे होंगे आप लोग, तो युकाटान चैनल कहाँ होगा, इस तरफ होगा। तो इसमें लिखिएगा आप लोग कि युकाटान चैनल मैक्सिको के युकाटान प्रायद्वीप को, भाई मैक्सिको का ही है ये, मैक्सिको के युकाटान प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करता है। युकाटान प्रायद्वीप, युकाटान प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग कर रहा है, और क्यूबा लोकेशन आप लोगों ने यहाँ पढ़ी थी। अब ये किनको जोड़ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि ये मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सी से जोड़ रहा है, मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सी,
हमने पढ़ा था अटलांटिक ओशन में कैरिबियन ओशन है, कैरिबियन सी है, तो किसको जोड़ रही है? मैक्सिको की खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सी से जोड़ रही है, कैरिबियन सी से जोड़ रही है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे इसमें, विंडवर्ड पैसेज, बहुत इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपको मैप में ना दिखे लेकिन परीक्षा में दिखता है गाइस ये, तो आपको ध्यान से समझना है। विंडवर्ड पैसेज, अभी तक तो नहीं पूछा एग्जाम में, लेकिन पूछ लेने के बाद थोड़ा ना पढ़ा जाएगा, पहले पढ़े रहिए, पूछ लेगा तो आपके पास आंसर रहेगा। इसमें लिखेंगे विंडवर्ड पैसेज में, ये क्यूबा को हैती से अलग कर रही है, क्यूबा को हैती से अलग कर रही है। क्यूबा को हैती से अलग कर रही है। विंडवर्ड पैसेज कुछ इस तरफ है, आप देख पाएंगे मैप में, हो सकता है मेंशन ना हो। और किसको किससे जोड़ रही है? अटलांटिक ओशन को कैरेबियन सागर से, अटलांटिक ओशन को कैरेबियन सागर से जोड़ रही है, कैरेबियन सी से ही जोड़ रही है। ठीक हो गया? नेक्स्ट लिखिएगा इसके अंतर्गत मोना पैसेज, मोना पैसेज, मोना चैनल, वैसे मोना पैसेज नाम से ये प्रचलित है। इसमें लिखिएगा कि डोमिनियन रिपब्लिक को प्यूर्टो से अलग कर रही है। डोमिनियन रिपब्लिक हमने पढ़ा था यहाँ पे, यहीं पे है मोना पैसेज। डोमिनियन रिपब्लिक को प्यूर्टो रिका से अलग कर रही है। और किसको किससे जोड़ रही है? आप लिखेंगे इसमें कि अटलांटिक महासागर को कैरेबियन से जोड़ रही है। यहाँ पे भी भाई सागर और जो महासागर है दोनों यहाँ फैले हुए हैं, तो आप लिखेंगे अटलांटिक महासागर को कैरेबियन सागर से जोड़ रही है, सेम मोना पैसेज। इधर के जितने स्टेट हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ऊपर हमने बात करी। नेक्स्ट लिखिएगा जमाइका चैनल, जमाइका चैनल। अब आप लोगों को पता है जमाइका कहाँ है, ये रहा जमाइका, जिसकी राजधानी किंगस्टन है ना। इसमें लिखिएगा कि ये क्यूबा से जमाइका को अलग कर रहा है। जमाइका यहाँ पे है और क्यूबा यहाँ पे, और जमाइका चैनल कहीं ना कहीं यहाँ बीच में है, तो ये क्यूबा को जमाइका से अलग कर रहा है, क्यूबा को जमाइका से अलग कर रहा है। लेकिन आप देख पाइएगा कि भाई यहाँ पे तो कैरेबियन सी ही फैला हुआ है, तो कैरेबियन सी को कैरेबियन सी से जोड़ रहा है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे एक पॉइंट जरूर लिख सकते हैं कि यह कैरेबियन सागर का एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। कौन? ये आपका जमाइका चैनल। लिखिएगा इसके अंतर्गत कि यह कैरेबियन सागर का महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। क्लियर? जमाइका चैनल के बाद आप नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कीजिएगा पनामा कैनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, यहां से कई बार प्रश्न देखने को बने हैं। अगला रहेगा पनामा कैनल। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके जरूर उसको सर्च करें, पनामा कैनल आखिरकार है कहां पे। पनामा नहर, पनामा नहर। आप लोग देख पा रहे होंगे कि साउथ अमेरिका, जो दक्षिणी अमेरिका है, और जो उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, यहीं पे है पनामा सिटी, यहीं पे है पनामा सिटी। और अगर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पूछा जाता है, वो समझिए कि अगर मुझे प्रशांत महासागर से अटलांटिक ओशन जाना है, या तो मैं ऊपर से राउंड लगाते हुए जाऊं, या तो हम नीचे से घूमते हुए जाएं, या बीच में से होते हुए जाएं, तो कहीं ना कहीं बहुत डिस्टेंस हमें कवर करना होगा।
तो इस पनामा कैनल के बन जाने से बहुत समुद्री रास्ता कम हो गया। तो अब हम डायरेक्ट इस पनामा कैनल से होते हुए अटलांटिक ओशन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जल का जो प्रवाह है वो बहुत तेज़ है, जिसके चलते यहाँ पे एक झील का निर्माण किया हुआ है और वो झील एग्ज़ाम में देखने को बनी। उस झील का नाम है गटुन झील। मैं अभी सारे पॉइंट लिखवाऊंगा, पहले समझिए ध्यान से कि पनामा कैनल जो है, पनामा कैनल नहर के पास ही यहाँ पे एक झील बनाई गई है, गटुन झील। गटुन लेक क्यों बनाई गई है? ताकि इस प्रवाह को ये कम कर सके। तो यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा आप कि कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से, कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से पनामा कैनल जोड़ती है। आप देख पा रहे होंगे कैरेबियन सागर ये रहा और पैसिफिक ओशन ये रहा। तो किसको जोड़ रही है ये? कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ रही है, जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि कोलन और पनामा सिटी, कोलन और पनामा सिटी कोलन और पनामा सिटी यहाँ के दो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, पोर्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, दो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में कि इस नहर में जल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए, इस नहर में जल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए गटुन झील का निर्माण किया गया है। तो गटुन झील कहाँ है? अब आप लोग देख के बता पाएंगे, पनामा सिटी, यानी जहाँ पे पनामा कैनल है। फिर लिखिएगा कि इस नहर के बनने के बाद, इस नहर के बनने के बाद उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य समुद्री दूरी कम हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा जॉन डी फ्यूगा स्ट्रेट। जॉन डी फ्यूगा स्ट्रेट, आप लोग फिर से वही काम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके जरूर सर्च करें आखिरकार ये है कहाँ पे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था वैंकूवर आइलैंड, ध्यान आ रहा है? तो वैंकूवर आइलैंड को कनाडा से ये अलग कर रही है, यहीं पे पढ़ा था हम लोगों ने वैंकूवर आइलैंड। तो वैंकूवर आइलैंड को कनाडा से अलग कर रही है, तो ये कहाँ पे हो सकती है? ये यहीं पे होगी। जॉन डी फ्यूगा स्ट्रेट वैंकूवर आइलैंड को किससे अलग कर रही है? कनाडा से, कनाडा से अलग कर रही है। तो अब कौन सी जलधाराओं को जोड़ेगी? भाई पैसिफिक ओशन ही है इधर। तो आप यहाँ पे वही पॉइंट मेंशन कीजिएगा कि यह एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, प्रशांत महासागर का महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, यहाँ पे ये आप लोग मेंशन कर लें। और लास्ट में लिखिएगा बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि। बेरिंग स्ट्रेट, अभी आप लोगों ने देखा बेरिंग सागर हम लोगों ने यहाँ देखा था, ये अलास्का जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र है। बेरिंग स्ट्रेट आप लोग यहाँ देख पाएंगे, और जो इसके ऊपर लोकेशन आप देख पा रहे हैं ये है साइबेरिया। तो आप लोग क्या कहिएगा कि बेरिंग स्ट्रेट जो है अलास्का और साइबेरिया को अलग कर रही है और पैसिफिक ओशन के बेरिंग सागर, आर्कटिक ओशन के ब्यूफोर्ट सागर को जोड़ती है। डायग्राम को देख के ही आपको लैंग्वेज दे देनी है। मेंस में किस तरीके के प्रश्न होंगे इस लोकेशन से, उसको हम समझेंगे। अभी प्री के स्तर पे आप लोग समझने का प्रयास करें कि कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप नोट कर लें ध्यान से कि जो बेरिंग स्ट्रेट है ये अलास्का को किससे अलग कर रही है? साइबेरिया से, ठीक। और बेरिंग सी को किससे जोड़ रही है? ब्यूफोर्ट सी से, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में लोकेशन समझी थी, ब्यूफोर्ट सी। और ये आपका आर्कटिक ओशन में है, और बेरिंग सी आप लोगों का पैसिफिक ओशन में है। अभी जो भी हमने स्टेट के बारे में बात करी, यहाँ से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन कुछ स्टेट हैं जो अभी तक नहीं देखने को बनी है,
लेकिन हो सकता है आपके एग्ज़ाम में देखने को आए। तो तैयार रहिएगा, एग्ज़ाम में आने के बाद तो नहीं पढ़ेंगे आप लोग, पहले ही पढ़े रहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट रहेगा गाइस, इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि नॉर्थ अमेरिका में, ये जो उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे पर्वत और पठार का क्या मामला है, उसको कैसे हमें समझना है। और उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक सेगमेंट मैं आप लोगों के लिए दूँ जहाँ पे हम लोग समझें कि जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, यानी यहाँ से कौन कौन से वो सेगमेंट हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग पहले उसी पे फोकस करते हुए आगे बढ़ें। तो उसका एक लेक्चर हम लोग अलग से कर रहे होंगे और आप लोग देखेंगे कि उसी पैटर्न पे हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। ठीक है। सो गाइज, नेक्स्ट क्लास में आप लोग थोड़ा पर्वत और पठार को जरूर देख लीजिएगा, ताकि जब मैं उसको स्टार्ट करूं लोकेशन के साथ में, ताकि आप लोग उसको अच्छे से जान पाएँ। ठीक है। तो आज के लेक्चर में आप लोग जान पाए लिस्ट ऑफ लोकेशन के बारे में, कि कौन सी लोकेशन कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी जल संधियाँ हैं यहाँ पे, उस तरीके से। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पर्वत और पठार। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।